नमस्कार, मेरा नाम मोहित जोशी है। मैं एरीज नैनीताल में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। Presented by Alora's Melting Moments since 1953. Style partner Capsons, Rajpur Road, Jharkhand, Dehradun. मुक्तेश्वर एक जगह है, उसके पास में देवस्थल एक जगह है, वहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप्स हैं इस समय। तो हम चाहते थे कि नैनीताल को टूरिज्म के साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी के लिए भी जाना है। मेरा मेन एम केबीसी में जाने का क्या था, वो यही था कि इस दूरबीन के बारे में दुनिया जाने। आदित्य L1 का साइंस सपोर्ट सेल है, एरीज के पास है। उस सेल को हेड करते हैं हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी। वाह, तालियां। क्या बात। अच्छा, ये आपके सेंटर का ही वो ये जो दूरबीन का मैं ही है दूरबीन ना? की बात कर रहा था ना, हाँ। ये इसके अंदर दूरबीन है। ओह, देखिए उतनी बड़ी दूरबीन अब आपके हाथ में। वाह, थैंक यू। ओहो रेडियो पर in association with RS Group of Companies. Powered by Arogya Dham, the Health City, Dehradun. Supported by The Solitaire, Haridwar Bypass Road, Dehradun. Banking partner, Union Bank of India. Execution partner, Creative Minds. कहते हैं कि विज्ञान एक ऐसी चीज है जो कई बार हमको दिखती है, कई बार सिर्फ महसूस होती है। बचपन में मेलों में आप में से, हम में से बड़े सारे लोगों ने दूरबीन खरीदे होंगे। इस पहाड़ी से उस पहाड़ी को देखना, घर से किसी को देखना, शौक पूरा हुआ, जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ताउम्र विज्ञान की ऐसी कलाकारियों से खेलते रहते हैं। उन्हीं में से एक जिनको आज हमने अपने इस प्रोग्राम में बुलाया हुआ है, जिसका नाम है मैं उत्तराखंड हूँ, प्रेजेंटेड बाय अलोराज मेल्टिंग मोमेंट्स। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए मोहित जोशी। अब आप लोग सोच रहे होंगे या देखने वाले, यार कोई दूरबीन से खेल रहा है इसलिए यहाँ पे बुला दिया। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो ओपनिंग कमेंट जिसको कहते हैं वो है। इनके बारे में बहुत कुछ है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और विज्ञान, जो मैं कह रहा था, दिखता भी है और कई बार महसूस भी होता है। तो मोहित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और क्योंकि आप एरीज से जुड़े हुए हैं, तो ज़रा अपने बारे में और थोड़ा सा एरीज के बारे में बताइए। क्योंकि मेरे को भी ये कुछ समय पहले ही मालूम चला कि आमतौर पे हमारे राज्य को ज़्यादातर लोग टूरिज्म की वजह से ज़्यादा जानते हैं, और देहरादून में हो तो बेकरी प्रोडक्ट्स की वजह से जानते हैं, अलोराज है और बाकी चीज़ें। लेकिन वैज्ञानिक ऐसी गतिविधियां हमारे आसपास हो रही हैं, ये हमें मालूम ही नहीं था। तो प्लीज़ थोड़ा सा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जैसा आपने बताया कि मैं एरीज से आता हूँ। एरीज, आप लोगों ने नाम तो सुना ही है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि नैनीताल जिले के मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है। वहाँ पे दूरबीन्स लगी हुई हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिनको हम बोलते हैं। और हमारा एक और शाखा है नैनीताल जिले में ही, देवस्थल के पास में मुक्तेश्वर एक जगह है, उसके पास में देवस्थल एक जगह है। वहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप्स हैं इस समय। हमारे पास इस समय इंडिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है 3.6 मीटर का देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, वो देवस्थल में एरीज के पास है। इसके अलावा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये एक अनूठी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात करेंगे अभी। 4 मीटर क्लास का ये एक अनूठी सुविधा हमारे पास देवस्थल में उपलब्ध है। और अगर बात करूं नैनीताल हेडक्वार्टर की, तो हमारे पास वहाँ पर 104 सेंटीमीटर का एक दूरबीन है, संपूर्णानंद दूरबीन, जिसका अभी हमने नवंबर 2022 में गोल्डन जुबली किया है। अर्थात हमने उसके 50 साल सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं और वो अभी भी चल रहा है जी। तो हमें भी जो इसके बारे में हमें भी मालूम चला जब देश के, कह सकते हैं, सबसे बड़े शो पे, कौन बनेगा करोड़पति पे, इस सदी के महानायक जिनको कहा जाता है श्री श्री अमिताभ बच्चन जी, उनके सामने हमारे उत्तराखंड का एक व्यक्ति जाता है और वो उनको इस बारे में जब बताता है, और जब वो फुटेजेस, वीडियोस हमने देखी, हम खुद, मतलब जिसको कहते हैं ना, शॉक थे। अब नैनीताल हम सब जाते हैं, वो गुम्बद भी दिखते थे, हम सोचते थे यार क्या होगा ये। और वो जब बाद में हमने वहां पे देखा, तो ये कौन बनेगा करोड़पति में आप कैसे पहुंचे? करोड़पति बनने गए थे, या फिर साइंस को, उत्तराखंड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है? वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं हम उसको। ये भी मेरा एक परिचय है और शायद यही एक बड़ा कारण है कि मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। कौन बनेगा करोड़पति एक फितूर था मेरे लिए। मैं अभी 42 इयर्स का हूँ। जब केबीसी में गया था मैं 40 इयर्स का था। केबीसी जब शुरू हुआ था तो मैं लगभग 19-20 साल का था। तो उस समय से मेरे दिमाग में केबीसी बैठ गया था
मैं लगातार प्रयास करता रहा, बट मुझे कभी सफलता नहीं मिली। वो मेरे लिए एक फितूर हो गया था। करोड़पति बनना या पैसा, वो एक अगर कहूँ ईमानदारी से, सेकेंडरी चीज़ थी। पहली चीज़ थी कि मुझे वहाँ जाके बैठना है। तो बचपन में ये था कि वहाँ जाके बैठना है। बाद में धीरे-धीरे अब मैं भी बड़ा होता गया, मैंने भी अपना एक करियर चुना। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मौका मिला 21वें साल में, और उसके पहले भी मैं हमेशा कोशिश करता था, लेकिन कहीं न कहीं चूक जाता था, और उस चूक के कारण मुझे बाद में समझ में आए। अब हुआ क्या, 2021 में मैंने रजिस्टर किया, और केबीसी सिलेक्शन में थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊँ, उनका कुछ जो स्टार्टिंग्स के राउंड हैं वो आईवीआर पे चलते हैं। आईवीआर कॉलिंग होती है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। तो उस पे वो आपको इनिशियल लेवल पे एलिमिनेशन या फ़िल्टर करना बोलते हैं जिसको, वो लोग करते हैं। तो शुरू के 2 राउंड ऐसे ही चले। उसके बाद इनका ऐप बेस्ड एक जीके क्विज़ होता है। आईवीआर में भी वो आपसे जीके क्वेश्चन पूछते हैं। ऐप में जीके का क्वेश्चन होता है, उस एक अच्छे स्टैंडर्ड का वो क्वेश्चन का लेवल होता है, और वो हमारे जो दुनिया है उसके अलग-अलग जो भी विधाएँ हैं उन सब से मिले-जुले प्रश्न होते हैं। और उसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो राउंड होता है, जहाँ पर आपको टॉपिक दिए जाते हैं, आपको वो उनके ऐप पे जाके अपलोड करने होते हैं इंस्टेंटली। तो आपका ज्ञान, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका प्रेज़ेंट करने का तरीका, तो वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारी आम ज़िंदगी पे हम क्या करते हैं, क्या पसंद नापसंद करते हैं, और सामाजिक कुछ जैसे कुछ मुद्दे चल रहे हों, कुछ भी, कोविड हो सकता है, रशिया का वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पे आपको वीडियो अपलोड करनी होती है। तो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपका ज्ञान कितना है, आप अपने ज्ञान को कैसे प्रेज़ेंट करते हो, और ब्रीफ में अपनी बात कैसे कहते हो। तो ये सब देखने के बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाती है ऐप पे। उसके बाद आपको इंतज़ार करना होता है। तो कुछ दिन बाद फिर से उनका कॉल आता है। अभी तक वो कॉल नहीं करते हैं, अभी तक वो आईवीआर से चलते हैं और एसएमएस या मेल के माध्यम से आपसे बात करते हैं। अभी तक कोई वार्तालाप उनके साथ नहीं हो रहा होता। उसके बाद उनका फिर फ़ोन आता है कि हाँ, आप इन सारे राउंड्स को पार करके नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। इनके ऑल इंडिया लेवल पे सेंटर्स हैं बड़े-बड़े शहरों में, तो वहाँ पर आपको ये फिर से एक और एग्ज़ाम के लिए बुलाते हैं, जो अब फिज़िकल मोड में होता है। अभी तक तो ऑनलाइन चल रहा था, अब ये फिज़िकल मोड में होता है, और उसके बाद ये आपका वीडियो ऑडिशन लेते हैं। तो मुझे लखनऊ बुलाया गया था। तो लखनऊ में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, अच्छा हुआ था मेरा एग्ज़ाम। उसके बाद इन्होंने वीडियो ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया। तो मेरा वीडियो ऑडिशन मुझे लगता है कि लगभग 1.5 घंटे चला था। अच्छा। उनकी टीम के साथ, जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। काफ़ी देर बातें हुई मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मैं क्या करता हूँ, मेरे पसंद नापसंद, साइंस और भी तमाम चीज़ें थी जिनके बारे में बातचीत हुई, और उसके बाद वो बोले ठीक है। इतना ही बोले बस, और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। इन द मीन टाइम टीवी में केबीसी शुरू हो गया। लोगों ने खेलना शुरू किया। तो मुझे लगा यार, इतने साल से खेल रहा था, यहाँ तक पहुँचा इस बार, और ये मौका भी मेरे हाथ से गया इस बार। लगभग 1 महीने बाद जब टीवी में शुरू हो गया था, तो मुझे कॉल आया केबीसी टीम का। और कई बार क्या होता है ना, आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो आज की दुनिया में फेक कॉलिंग, फेक मैसेजेस बहुत चलते हैं। तो पहले तो बहुत मुझे डाउट हुआ कि यार, क्योंकि केबीसी तो स्टार्ट हो चुका है, तो अब तो कॉल आने का कोई मतलब ही नहीं होता कि ये कॉल क्यों आ रहा है। तो मैंने ये बात कही उनसे, उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं होता, वो चलता रहता है, वो शो का शूट चलता रहता है, और पीछे का बैकग्राउंड में हम लोग करते रहते हैं, तो आप सिलेक्टेड हैं, और वो पहले ही हो जाता है। हम ये देखते हैं कि पूल कैसे बनाना है, ताकि पूरा एक इंडिया रिप्रेजेंट हो और अलग-अलग फील्ड्स के लोग एक पूल में रिप्रेजेंट हो सके, तो उस हिसाब से हम पूल बनाते हैं। तो बोले आपको मुंबई आना होगा, और उससे पहले वो चाहते थे कि उनकी टीम मेरे पास आए। तो आपका जो प्रश्न था कि आपका केबीसी में जाने का मकसद क्या था? मकसद देखिए, साल दर साल आदमी जब उन्नति करता है, बदलते भी रहते हैं। तो जब मैं गया, जब मैं सेलेक्ट होने की स्थिति में आ गया, तो उस समय मेरा मकसद था कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, उसको मैं कैसे दुनिया को दिखाऊं। तो अब ये मौका मेरे हाथ आ गया था। अब चूंकि जो देवस्थल की दूरबीन है, जो भारत की सबसे बड़ी दूरबीन है, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, मैं जब देवस्थल में एरीज में कहूँ मैं अगर अपॉइंट हुआ, तो मुझे देवस्थल का इंचार्ज बनाया गया। तो मुझे कहा गया कि ठीक है भाई, ये एक साइट है, यहाँ पे दूरबीन लगनी है। उस समय वो प्रोसेस चल रहा था सब कुछ। तो आप इसमें अपना अब काम शुरू कीजिए। और दूरबीनें नॉर्मली होता क्या है ना, जो ये ऑप्टिकल दूरबीन होती है, जो रात को आकाश देखती हैं, ये ऐसी जगहों पे लगाई जाती हैं जहाँ पर रात में घनघोर अंधेरा हो, आसपास आपके रात को लाइट ना जले। तो जो नैनीताल में दूरबीन लगी,
मैंने कहा ना 50 साल हमने 2022 में पूरे किए, तो आप सोचिए कब लगी होगी, क्यों लगी होगी उस समय? क्योंकि उस समय के नैनीताल में रात को लाइट का पॉल्यूशन नहीं था, इतने पॉपुलेशन ही नहीं थी, सुनसान वीरान वो पहाड़ी हुआ करती थी। इसलिए उस समय के जो वैज्ञानिक थे, जो अभियंतागण थे, उन्होंने सोच समझने के बाद ये तय किया कि ये जगह उपयुक्त है। अब लेकिन क्या हुआ, इतने साल भाई मानव सभ्यता विकास करती है, चीज़ें विकास करती हैं, तो उसी विकास का एक परिणाम था कि नैनीताल आज की तारीख में इतना डेंस हो गया है, इतना आप लोग जानते हैं टूरिज्म की वजह से इतना फेमस है। तो रात को जो लाइट्स होती हैं वो थोड़ा-सा हमारे लिए चिंता का सबब बनने लगी कि हम लॉन्गर पीरियड में यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए उस साइड का चुनाव किया गया देवस्थल। देवस्थल जो है, वो भी एक घनघोर जंगल के बीच में 2500 मीटर के एक पीक पे है और भगवान शिव जी का मंदिर है, इसलिए उसका नाम देवस्थल है और हमने भी उसका नाम, अपनी दूरबीन का नाम इसलिए उसका नाम हमने देवस्थल किया। लोग पूछते हैं क्यों देवस्थल बोलते हैं आप? तो वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। तो फिर हम उस दूरबीन में लगे। 2009 से मैं देवस्थल में था, वहाँ पर हमने उस दूरबीन का काम आगे बढ़ाया, साइट को डेवलप किया, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती रही, चीज़ें चलती रही और वो मौका आया 2016 में, जब हम इस दूरबीन को दुनिया के सामने लेके आए। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी कि हमारा जो पार्टनर था वो था बेल्जियम, टेक्नोलॉजी पार्टनर, और मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री उस समय बेल्जियम में थे। तो उन्होंने मतलब तकनीक का इस्तेमाल इसे कहते हैं कि बेल्जियम से इस दूरबीन को, देवस्थल के रिमोट जंगल में लगी हुई दूरबीन को, बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ मिलके इस दूरबीन को रिमोटली टेक्निकली एक्टिवेट किया। अब देखिए विज्ञान का चमत्कार है, एक आदमी उतना दूर बैठा हुआ है और वो इतने एक पहाड़ी पे स्थित एक दूरबीन को उतनी दूर से एक्टिवेट कर रहा है। और वो आदमी है कौन? इस देश का सबसे मुख्य व्यक्ति, इस देश का जो वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, मोदी जी ने इसको वहाँ से टेक्निकली एक्टिवेट किया उस दूरबीन को। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो ही नहीं सकता था। तो चूंकि मैं आपसे केबीसी के रेफरेंस में ये सारी बातें कह रहा था, तो मैं चाहता था कि ये सारी बातें दुनिया तक जाएं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जो एक फील्ड है, ये एक बहुत छोटा सा फील्ड है, इसमें बहुत कम लोग अभी जुड़े हुए हैं, भारत में ही नहीं दुनिया में भी। तो हम चाहते थे कि हाँ, एक फैसिलिटी भारत में ऐसी है और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि भारत में वो उत्तराखंड में है। तो नैनीताल को लोग टूरिज्म के नाम से जाना जाना जाता है बेसिकली। तो हम चाहते थे कि नैनीताल को टूरिज्म के साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी के लिए भी जाना जाए। तो मेरा मेन एम, जिस बात को लेके हम चर्चा कर रहे थे केबीसी में जाने का क्या था, वो यही था कि इस दूरबीन के बारे में दुनिया जाने, क्योंकि उसमें मेरा भी डिवोशन था, मेरा भी कंट्रीब्यूशन था। तो मैं चाहता था, हर कोई चाहता भाई मैंने क्या किया वो दुनिया देखे। तो मैंने क्या किया, मेरे संस्थान के मेरे सहयोगियों ने, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, टेक्निकल लोगों ने क्या किया, उसको दुनिया को देखना चाहिए। तो ये मेरी थीम थी केबीसी में जाने की। तो केबीसी की टीम आई मेरे पास, उन्होंने उसको शूट किया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके चेहरे से बता सकता था कि शायद उन्होंने इतने सारे शूट करते हैं वो देश में, वो उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं उनके चेहरे को देख के मतलब भाप सकता था कि हाँ, ये कितने खुश हैं, क्योंकि उनको पहुंचने में जो तकलीफ हुई होगी, जब वो पहले दिन आए ना, बोले यार कहाँ इतने दूर आप, ये सब तो आप इतना दूर हो गया, बहुत कुछ हो गया। मैंने कहा देखिए, आपको आने में इतनी तकलीफ हुई, अब आप सोचिए ये दूरबीन हमने जब बनाई होगी इस इलाके में, और हम टेक्नोलॉजी विदेशों से लेके आए, सामान विदेश से लेके आए, तो कैसे लेके आए होंगे। तो यही एक चैलेंज है और ऐसे ही साइंस आगे बढ़ती है। जब तक आप चैलेंज को फेस नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे कि हाँ भाई ये हमारे पास है, भाई हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे देश में ऐसी कई फैसिलिटी हैं आज की तारीख में भी जो वर्ल्ड क्लास हैं, बट पब्लिक आउटरीच के अभाव में, सूचना के अभाव में लोगों तक वो जानकारी जाती नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। मेरे को मिला, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। मेरे को आज फिर से मिला, मैं आज फिर से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। मेरे को कल फिर मिलेगा, मैं फिर से यूटिलाइज़ करूँगा। तो आपका भी इसमें धन्यवाद है, केबीसी का भी इसमें धन्यवाद है, और केबीसी में जाने का मेरा मुख्य मकसद यही था। उसके बाद से कितनी अवेयरनेस हुई है? आमतौर पे साइंस को हम किताबों तक सीमित कर देते हैं, एक बार पढ़ाई हुई, पास हुए और निकल गए, जबकि विज्ञान आपकी ज़िंदगी में है। सब कुछ आसपास जो कुछ घटित हो रहा है, ये विज्ञान और तकनीकी का ही कमाल है। लेकिन हम शायद उतनी इम्पोर्टेंस उसको देते नहीं हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जब केबीसी में गए और उसके बाद से लेके आपके संस्थान को लेके कितनी अवेयरनेस हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने जैसा कहा विज्ञान, देखिए ना, हम समझते नहीं है कि ये विज्ञान है। हम बोल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये विज्ञान है। बट हमें लगता है कि ये शायद प्रकृति ने हमें ऐसे ही दिया है। दिया है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो विज्ञान के रूप में दिया है। ये नेचुरल है, नेचुरल विज्ञान है ये, इसको हमको समझना होगा और उसी प्रोसेस को हम धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो इसी विज्ञान का एक हिस्सा खगोल विज्ञान है। खगोल विज्ञान के लिए हम जाने जाते हैं एरीज़ में।
केबीसी में जाने के बाद हमारी जो गतिविधियां थी वो पब्लिक तक, मैं ये कह सकता हूँ ना, तिगुने चौगुने रूप में गई। मेरे पास व्यक्तिगत रूप में कई सारे ईमेल्स आए, कई सारे फ़ोन नंबर्स आए, मेरे ऑफिस के नंबर पे कई सारे लोग आए। और सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या हुआ, जो स्कूल के बच्चे थे, पहाड़ के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, आप जानते हैं सुविधाओं का थोड़ा अभाव ही रहता है। तो जो स्कूलों के बच्चे का हमारे वहाँ पहले आगमन होता था विज्ञान सीखने के लिए, वो 10 गुने से ज़्यादा बढ़ गया। तो जब बच्चा सीखेगा, पढ़ेगा, देखेगा, तभी भविष्य में वो कुछ अपना एक एम निर्धारित करेगा। वो अपना एम निर्धारित करेगा, उसका एम हमारे स्टेट का एम बनेगा, हमारे देश का एम बनेगा, और धीरे-धीरे प्रतिभाएँ ऐसी फलती-फूलती हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरीके के जो मंच होते हैं, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही कारगर होते हैं। और मैं ये बिल्कुल 100% सत्यता के साथ कह रहा हूँ कि केबीसी एपिसोड के बाद हमारे एरीज़ की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई और उसका हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी हाल ही में जो चंद्रयान को लेके हमने सफलता हासिल करी, उसके बाद में आदित्य एल1 को लेके बात चल रही है। जब हम उन वैज्ञानिकों को देखते हैं, आम तौर पे हम उनको हीरो नहीं मानते। हीरो होता है पिक्चर का हीरो, वो आएगा बाइक से, धूम-धाम, गोली चल गई, ये हो गया हीरो। और जो एक्चुअल में हीरो हैं, जो इतना कुछ कर जा रहे हैं, जब हम उनको देखते हैं ऐसा लगता है यार ये कितने सिंपल हैं। ये सिंपल रह के, साधारण रह के असाधारण काम करने का जो एक्चुअली में जिसको कहते हैं ना कि एक पोटेंशियल या जो बात है, वो शायद हमारे साइंटिस्टों से हमको सीखने को मिलती है। लेकिन जब इतना बड़ा लेवल अचीव कर लेते हैं और उसके बाद मान लीजिए सोशल मीडिया पे कोई, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा, ट्विटर पे एक किसी ने लिखा, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की, क्या होगा इससे? तो इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। अब जहाँ तक, मैं पहले आपके आखिरी भाग पे आऊँगा। आपने पैसे की बात की, तो जिन्होंने वो कमेंट लिखा होगा, या जैसे आपने फ़िल्मों से तुलना की, फ़िल्मी हीरो से, इन प्रोजेक्ट्स के जो बजट है ना, वो बॉलीवुड की कई-कई मूवीज़ से कम है। तो भाई वहाँ पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत? मैं ये नहीं कह रहा, मैं फ़िल्मों का विरोधी नहीं हूँ। जब आदमी कंपेयर करता है तो फिर वो हर जगह कंपेयर करे। केवल साइंस में ही क्यों कंपेयर कर रहा है? और एक बात और है, जो बजट हम कंज़्यूम कर रहे हैं, स्वदेशी बजट, स्वदेशी अभियानों के लिए बजट, वो आप दुनिया में इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनसे कंपेयर कर लीजिए। कहीं-कहीं कम होगा। इकोनॉमिकल है हाइली हमारे प्रोजेक्ट्स। अब आपने अभी चंद्रयान की बात की। चंद्रयान गया, चंद्रयान 3, देखिए 2 बड़े इतिहास रचे गए हाल ही में। चंद्रयान 3 जहाँ वो पहुँचा है, वहाँ पर पहुँचने वाला हिंदुस्तान, हमारा देश, पहला देश है। सफलतापूर्वक लैंड हुआ। साइंस गलतियों से सीखी जाती है। पिछली बार छोटी-सी, देखिए उन्होंने इतना प्रयास किया, वहाँ तक पहुँचाया। कोई छोटी-सी त्रुटि शायद रह गई होगी, उसको ओवरकम किया और सक्सेसफुली हम लैंड हो गए। और जो रिज़ल्ट हम चाह रहे थे, उससे बेहतर हमें रिज़ल्ट मिले। हर प्रोजेक्ट की एक लाइफ़ होती है। ये प्रोजेक्ट भी एक लाइफ़ लेके गया है, मिशन लाइफ़ हम बोलते हैं। अब थोड़ा-सा अगर विज्ञान के संदर्भ में बात करूँ, तो चंद्रमा पे हम गए, चंद्रयान उतरा हमारा, तो चंद्रमा पे जो दिन होता है उसको हम ल्यूनर डे बोलते हैं, वो लगभग पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो देखिए ये ऐसे सब कुछ तय किया गया था कि जब वो वहाँ पहुँचे तो हमें वो 14 दिन पूरे मिल जाएँ। दिन का मतलब है कि जैसे पृथ्वी पे दिन होता है वैसे ही वहाँ भी दिन होता है, और पृथ्वी के जो 14 दिन हैं, वो मिला के वहाँ पे 1 दिन होता है। तो ये ऐसे प्लान किया गया कि उसको वो पूरे 14 दिन मिल जाएँ। अब कोई हम हैं या कोई भी चीज़ है जो चलती है, उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसको भी एनर्जी चाहिए। कैसे चलेगा वहाँ पे? भाई कोई जब तक उसके पास एनर्जी होगी तभी तक तो अपना काम करेगा। तो उसके इक्विपमेंट जो हैं उनको एनर्जी चाहिए, तो वो चार्ज हुए। डे के दौरान वो चार्ज हुए जब वहाँ पे ल्यूनर डे था। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अब उसको बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब ल्यूनर, वो 14 दिन खत्म हो गए, तो वहाँ पे अब चंद्र रात्रि, ल्यूनर नाइट चालू हो गया है। तो वो ठंड इतनी है, अंधेरा है, और ल्यूनर नाइट बहुत ठंडी होती है। तो अब ये नहीं कह सकते कि उस टेम्परेचर में वो जो इक्विपमेंट हैं, वो सर्वाइव करें, या जब वो दिन आए तो तब तक वो फुल्ली फंक्शनल पहले की तरह हो जाएँ। तो ये एक चैलेंज है। तो हमारी भी यही उम्मीद है। अब चूँकि देखिए ना, विज्ञान भी कहीं न कहीं पर आकर उम्मीद पे तो टिकता ही है। तो देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि ये 14 दिन है नाइट वाले, ये ख़त्म हों,
और जो उसने एनर्जी ले रखी थी वो उसमें बची रहे और वो फिर से अपना काम करना शुरू कर दे। तो हालांकि अभी तक तो उसका जो लाइफ था वो इतना ही हम लेके चले थे। तो हम लोग सभी कामना करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि शायद ये वाला जो फेज है ये निकल जाए और वो दोबारा काम करे तो हमें कुछ और बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। ये तो बात थी आपके चंद्रयान की। दूसरा आपने कहा आदित्य L1। आदित्य L1 के लिए तो एक बहुत अच्छी बात एरीज के परिप्रेक्ष्य में भी है। आदित्य L1 में एरीज का इन्वॉल्वमेंट है और बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। हमारे संस्थान के निदेशक हैं प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी। आदित्य L1 का साइंस सपोर्ट सेल है, एरीज के पास है। बड़ी खुशी की बात है। और उस सेल को हेड करते हैं हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी। वाह, तालियां। इस सारी गतिविधि के दौरान जब 2 सितंबर को ये लॉन्च हुआ वो वहीं पर थे, वो साइट पे ही थे जहां लॉन्च हुआ। और उसके बाद से अनवरत लगातार वो देश के हर हिस्से में, वो कभी साउथ इंडिया में है, कभी वो ईस्ट की तरफ है पूर्वी भाग में, वो अभी नॉर्थ में भी थे। वो इसके बारे में बच्चों के बीच में जाके, प्लेनेटोरियम्स के बीच में जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि हाँ ये आदित्य L1 है, ये सब वो करेगा। तो अब जैसा हम लोग जानते हैं कि एक चीज तो है आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य। तो चंद्रयान तो चंद्रमा पे गया, आदित्य है वो सूर्य को लेके है। L1, अब L1 क्या है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अखबारों में, इसकी काफी चर्चा हुई है। ये एक कक्षा है, इसको लैंग्वेज 1 बोलते हैं। तो अब है क्या, देखिए ना, जो आदित्य L1 गया वो अपने आप में एक ऑब्जर्वेटरी है, एक वेधशाला है। ऑब्जर्वेटरी जहाँ पर दूरबीनें लगी होती हैं और उसके दूरबीनों को काम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कैमरा चाहिए होते हैं। तो वो सब वो लेके गया है अपने साथ। अब आप कहेंगे ये सब तो पृथ्वी से भी हो सकता था, भाई वहां भेजने की क्या जरूरत थी। तो पृथ्वी में दिन रात होते हैं, आपको सनलाइट 12 ही घंटे मिलती है, रात में आप काम नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पूरा टाइम मिलता है। पृथ्वी से उसकी दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है जहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। 2 सितंबर को गया है, वहां जाने में उसको लगभग मोटा मोटा 125 दिन लगेंगे, अभी जा ही रहा है। और ये जो दूरी है L1, अगर मैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करूं तो उसके रेस्पेक्ट में केवल 1% है। अच्छा, मैंने कहा ना ये जो जाएगा ये जाएगा 15 लाख किलोमीटर। तो ये जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है उसका केवल 1% है। क्योंकि सूरज का टेम्परेचर देखिए ना, सूरज का जो सतह का टेम्परेचर है वो है 5500 डिग्री सेल्सियस। तो वहां तो क्या आप खुद ही सोचिए ना, इस 100 में तो पानी उबल जाता है, तो वहां ऐसे में क्या होगा। और ये है उसके सरफेस का टेम्परेचर। अगर आप उसके सेंटर पे जाओगे, उसके केंद्र में जाओगे, तो वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास शायद है, 1.5 करोड़, हाँ 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका सेंटर का टेम्परेचर है। तो इसलिए L1 एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे पृथ्वी का और सूर्य का ऐसा बैलेंस है कि जहाँ पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाती है दोनों की। ये जो कक्षाएं होती हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो जाती हैं, तो उनको क्या होता है वहाँ पर घूमने के लिए एक जगह मिल जाती है, तो वो वहाँ पर रहेगा। अब उसमें क्या है, जो आपका आदित्य L1 गया है ऑब्जर्वेटरी, जैसे मैंने बताया वो है, उसमें 7 पेलोड है। पेलोड से आप ये समझ लीजिए लेमैन टर्म्स में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं। वो जो 7 इक्विपमेंट है उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके आसपास देखेंगे, सन के कोरोना को देखेंगे। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और खुशी की बात है, नासा, हम सब जानते हैं नासा क्या है, नासा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके बाद केवल इसरो इंडिया ही ऐसा तीसरा संस्था है जो ये करने में सफल हो पाया है। तो आप देखिए इतनी बड़ी दुनिया में केवल तीसरा होना, और वो भी भारत जैसे देश में जहां संसाधन सीमित हैं। इसरो ने इस काम को किया। इसके जो पेलोड्स हैं 5 तो इसरो के ही बनाए हुए हैं, जैसे मैंने कहा ना 7 हैं। और उसमें एक बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उन्हीं का एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एक में उन्होंने काम किया है और एक इसी तरह का संस्थान और है आयुका पुणे में, एक उन्होंने बनाया है। तो ये सारे काम कोलेबोरेशन से हुए हैं। एरीज का इसमें रोल है, साइंस सपोर्ट सेल का। तो हमारी तो कोशिश है, और मैं तो आप चूंकि आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा, इस मौके को भुनाने की कोशिश करना चाहूँगा। हमको बहुत सहयोग दिया, आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देहरादून में एक संस्था है विज्ञान की यूकॉस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। उनके जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंजी,
तो उन्होंने भी हमें कहा है कि आप देहरादून में आइए और आदित्य L1 जो है इसके बारे में हम लोगों को पब्लिक आउटरीच करके बताएं, बच्चों को बताएं। तो मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपका जो फैलाव है, आपका जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी मौका लगे तो इस कार्यक्रम को हम आपके साथ मिलकर करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार कि साइंस की आउटरीच को लेके जो काम हो रहा है। बिल्कुल। और बनर्जी सर को आज यहाँ होना था, हाँ, आपने जी, कोशिश जी, भी करी थी। जी। लेकिन क्योंकि उनकी कुछ कमिटमेंट्स हाँ, और जिस यस। लेवल पे जो ओहदा उनका है, कई बार क्या होता है ना, हमारे पड़ोस में ही कोई बड़ी हाँ। चीज होती है तो हमें थोड़ा हम हल्के में ले लेते हैं। हाँ। लेकिन आप सोचिए जो इस लेवल पे हों, तो उनकी कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा थी। बात हुई थी मोहित की उनसे, तो लेकिन अगली बार कुछ प्लान करेंगे। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। एक है पढ़ने वाला विज्ञान, बिल्कुल और एक है जीने वाला विज्ञान, बिल्कुल। लाइफ वाला। हाँ, इनका मेल क्यों नहीं हो पा रहा है? इनका मेल इसलिए नहीं हो पा रहा ना, जो हम पढ़ रहे हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए अभी भी संसाधन हमारे लेबोरेटरीज में नहीं है, या लोगों को हम उतना जागरूक नहीं कर पाए हैं। अब है क्या, माँ बाप का क्या है, देखिए ना, चल मैं तेरा ट्यूशन लगा देता हूँ, तू ये याद कर ले, तो वो याद नहीं कर पा रहा है, वो अध्यापक तेरे को याद करने में मदद करेंगे। ये जो याद करने की पद्धति है ना, इसको हमको भूलना पड़ेगा। ये हम भूल ही जाए तो अच्छा है। सीखने की पद्धति हमें बच्चों के बीच में डालनी पड़ेगी, और वो भी बहुत छोटी उम्र से। अब बच्चा जब 14, 15, 16 साल का हो जाता है, तब आप कहते हो उसको, यार तू बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इसलिए तू साइंस पढ़। और जिसकी दिलचस्पी है विज्ञान में, और वो जिसकी दिलचस्पी होगी ना विज्ञान में, वो, मैं आम भाषा में बात करूं तो ऊटपटांग काम करेगा। तो कहता है यार ये क्या करता है ये। और वैज्ञानिक ऐसे ही बनते हैं लोग। अधिकतर लोग आप देख ही लीजिए ना, जो विज्ञान में सफल हैं, वो सब ना ये टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना के ऊपर पहुंचे हैं। ये किताबी रास्ते से वो शायद बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की होगी। तो सोचने का तरीका, क्यों कैसे, जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपने पढ़ा, उन्होंने कहा हाँ यही होता होगा, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये जज्बा बच्चे के अंदर आपको डालना पड़ेगा। और पढ़ने का विज्ञान, समझने का विज्ञान और जीने का विज्ञान, ये इसी बात पे निर्भर करता है। और एक बहुत जरूरी बात और भी कहूंगा, विज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए, जब तक आप उसको ना सरल भाषा में पेश नहीं करोगे, जिस भाषा में वो जानना चाहता है, समझना चाहता है। अब जैसे हमारी, आप देखिए ना, अब अभी सरकारें काम कर रही हैं इसमें, विधि की भाषा है जो हमारी लेजिस्लेटिव लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ोगे तो मतलब थोड़ी देर बाद आपको लगेगा यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ ये, मतलब आपको, आप साइन कर देते हैं उसमें बाद में ना। तो साइंस में भी ना क्या है, कई कई बार इतनी जटिलताएं होती हैं कि वो समझ में नहीं आता। तो विज्ञान में ना रस होना चाहिए। अगर आप उसको मनोरंजक अंदाज में, प्रैक्टिकल के साथ और उस भाषा में समझाएंगे जो उसको आती है। अब देखिए ना, हमारी मातृभाषा, अब चूंकि हम यहाँ पहाड़ से हैं, कुमाऊनी गढ़वाली, या कहिए पढ़ाई में हिंदी है, सही। तो जो जटिल विज्ञान है, जो थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे पढ़ाया जाता है, अगर हम उसको सरल भाषा में बच्चों तक पेश कर दें और उदाहरण देके पेश कर दें, तो आधा काम वहीं आसान हो जाएगा। तो यही एक अंतर है परंपरागत शैली में और आज के विज्ञान में। बच्चों को आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके जब तक नहीं दिखाएंगे चीज़ों को, याद करने की पद्धति से हटना होगा, प्रैक्टिकल सीखना होगा। यही एक बड़ा अंतर है। बहुत बढ़िया जी। तो अब आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। कौन है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है? प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। सर हमें साइंस पढ़ने में दिक्कत होती है, स्पेशली फिजिक्स में। तो सर उसको सॉल्व कैसे करें हम? ठीक है, आपने बिल्कुल सच बोला। लोग, देखिए, लोग इस बात को कहने में झिझकते हैं। मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप खुल के इतने लोगों के बीच में इस बात को बोल रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपको दिक्कत किस चीज़ की है? मतलब आपको विज्ञान समझने में दिक्कत है या पढ़ने में दिक्कत है? सर दोनों में। दोनों में दिक्कत है। यस सर। आपकी रुचि किस में है? सर मैथ्स। मैथ्स में रुचि है ना? हाँ। तो देखिए, मैथ्स, फिजिक्स सब भाई बहन है ना? Yes, मैथ्स आपको sir. अच्छा लगता है? यस। तो फिजिक्स में आपको, वही मैं समझना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा मुझे ये समझा पाएंगे कि जो दिक्कत आती है वो आती कहाँ पर है आपको, आपके घर में फिजिक्स को लेकर? क्योंकि देखिए ना, फिजिक्स को लेकर एक भय का माहौल भी होता है बचपन से ही। अरे भाई, फिजिक्स पढ़ेगा तू, जानता है फिजिक्स क्या होती है? जबकि सब, जैसे सारी सब्जेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट हो, ये सब एक से होते हैं। इसमें Yes, डरने की sir. कोई बात नहीं होती। हाँ। आप डरिए मत। और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, देखिए आजकल इंटरनेट का जमाना है। यस सर। इंटरनेट को आप इस्तेमाल कीजिए साइंस पढ़ने के लिए, यस सर। ना कि सोशल साइंस पढ़ने के लिए। यस सर। है ना? तो इंटरनेट में आप देखो ना, आज कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, साइंस के कई सारे चैनल्स हैं। उसमें आप क्या करिए ना,
आप बेसिक लेवल पे जाइए फिर से। आप कौन सी क्लास में हैं? 11th। 11th में है ना? यस। आप फिर से फिजिक्स पढ़िए 7th 8th की। यस सर। आप थोड़ा सा रिवाइज करिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक पे जाइए। यस। आपको देखिए ना, दिक्कत वहीं आती है जब आप कोई भी चीज हो दुनिया में, मकान हो, अच्छा यस। मकान कैसे बनता है? जब उसकी नींव मजबूत होगी। Yes, sir. मजबूत नींव जरूरी है। तो आप थोड़ा सा फंडामेंटल्स की तरफ वापस जाइए और मैं आपको वादा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे। यस सर, ठीक थैंक यू है? सर। नेक्स्ट। सर मेरा डाउट ये है कि इसरो और आरीज में जो फंक्शनिंग होती है वो डिफरेंट कैसे है? इसरो और आरीज में। एरीज में, मेरे एरीज, इंस्टीट्यूट में। एरीज। देखिए, इसरो का जो काम है ना वो स्पेस रिसर्च में है। हमारा काम है ऑब्जर्वेशनल साइंस करना। हम क्या करते हैं, हमारे पास टेलीस्कोप्स हैं, हम टेलीस्कोप से स्काई को देखते हैं। तो हमारा काम है स्काई में जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है? इसरो का काम जैसे आपने बताया, आप समझ रहे हैं ना? तो यही दोनों में फंडामेंटल अंतर है और हम लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज की तारीख में साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे कोलैबोरेशन में मिलकर काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट आता है, उसमें आप भी काम करेंगे, मैं भी करूंगा, हो सकता है तीसरे भी हों, और उसमें मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन भी कई बार होते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे बेल्जियम के साथ बताया था ना, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ। एक सवाल है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे 2009 में। एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया पीपुल साइंस नेटवर्क, भारत ज्ञान विज्ञान समिति भी उसका एक हिस्सा है। तो हम लोगों ने एरीज से बात की थी उस समय कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी 2009 को सेलिब्रेट करना है। स्कूलों के भीतर बच्चों के बीच में आपके काम को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो रिप्रेजेंटेटिव उस समय यहाँ थे आपके यूसर्क में, उन्होंने कहा कि एरीज का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है आपके एस्ट्रोनॉमी के जो IYA 2009 है। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। बात पुरानी है तो कहना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये बात होनी चाहिए थी ऐसे। हमारा सीधा संबंध है एस्ट्रोनॉमी के हर काम से। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि आप सीधे शायद हम तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वो जो भी थे, अब मैं उस पे तो क्या कमेंट करूं। तो आज की तारीख में तो देखिए, हमारी पब्लिक आउटरीच है, हमारी वेबसाइट है aries.res.in, हमारा सोशल मीडिया चैनल भी है, फेसबुक में आइए, ट्विटर में आइए, हम आपको मिलेंगे। तो अब पास्ट में जो भी हुआ वो अब कैसे हुआ मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी एस्ट्रोनॉमी में कोई मदद चाहिए, आप aries.res.in पे हमारी कैसे आप हमको अप्रोच करें वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। उसके अलावा हमारे जो मेन लोग हैं उनके सबके मोबाइल नंबर, ईमेल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर आप मेल करेंगे तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई पक्का आएगा। और इसमें एस्ट्रोनॉमी में आपको कोई भी काम करवाना हो, आप हमसे संपर्क जरूर करिए, हमारी परिधि में होगा, हम जरूर उसमें सहयोग करेंगे। दूसरी बात, थोड़ा टाइम ले सकता हूँ? हाँ प्लीज प्लीज। एस्ट्रोनॉमी में जैसे मैंने बताया ना, देवस्थल में हमारे पास एक 3.6 मीटर का टेलीस्कोप है, जिसको भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप हम कह रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी है। इसकी पद्धति थोड़ा सा अलग है, इसमें मिरर नहीं है, इसमें एक बोल है 4 मीटर का, उसमें हम मरकरी फिल करते हैं और उसको सर्टेन स्पीड में घुमा के उसको एक रिफ्लेक्सिव सरफेस बना देते हैं। तो जो आपका ट्यूब होता है, जिसमें होता है, तो आपका डोम होता है, उसको खोलते हैं, स्काई दिखाई देता है, तो उस स्काई से जो भी निकलेगा उसका वो ऑब्जर्वेशन करेगा। जबकि दूरबीन में क्या होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट ट्रैक किया तो वो जहां भी जाएगा उसको पूरी रात भर ट्रैक करता रहेगा। ये एक बेसिक सा अंतर है दोनों में। तो ये भी हमारे पास है, ये कहीं नहीं है, जो मैं आपको ILMT की बात बता रहा था। उसके अलावा हमारे पास एरीज में, नैनीताल में जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक साइंस में एक ST रडार भी है। हम लोग ST रडार में भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत खुशी के साथ एक बात और बता रहा हूँ आपको, हमारा एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, एस्ट्रो पार्क। ये अपने किस्म का देश में शायद पहला प्रोजेक्ट होगा। हल्द्वानी में हमने इसके लिए काम करना शुरू किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का, मुख्यमंत्री जी धामी जी का, यूकॉस्ट के जो DG हैं पंत सर का, इन सब का सहयोग हमें मिला। तो हमारी कोशिश है कि वो जो एस्ट्रो पार्क हल्द्वानी में आएगा, उसको लाने का मेन मकसद ही यही है जो आपने प्रश्न किया था अभी ना। उत्तराखंड का जो बच्चा है, जो टीचर है, या आप कह लीजिए आमजन है, उसको हम, चूंकि देखिए नैनीताल देवस्थल हम जानते हैं दोनों पहाड़ पे स्थित है, आना जाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपना एक सेंटर हल्द्वानी में लेके आए, और जो भी साइंटिफिक एक्टिविटीज होती हैं, इवन जो आपने रात को ऑब्जर्व किया है, हम चाहते हैं कि हम सुबह बच्चों को दिखा दें कि हाँ हमने ये देखा है। तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग काम कर रहे हैं,
और हमें उम्मीद है जल्दी ही ये प्रोजेक्ट भी हम जो एस्ट्रो पार्क का है हल्द्वानी में पूरा कर लेंगे और ये एक बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है। बहुत बढ़िया। एक बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चाह रहे हैं, इनके मन में इच्छाएं भी होंगी कि इसरो के बारे में बहुत ज़्यादा, इसरो एक पॉपुलर संस्थान है, लेकिन एरीज बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इतना पॉपुलर अभी नहीं है जनमानस में, उसकी इतनी जागरूकता नहीं है उस संस्थान के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते होंगे कि वो, उनको खगोल विज्ञान में इंटरेस्ट है, उनको तारों में इंटरेस्ट है, तो वो चाहते हैं कि वो भी एरीज का हिस्सा भविष्य में बने। तो मेरी एक ये जानने की इच्छा थी कि एरीज में अगर कोई बच्चा अपना भविष्य बनाना चाह रहा है तो वो कैसे वहाँ उस संस्थान तक पहुँच सकता है बहुत एज ए अच्छा एम्प्लॉय। प्रश्न है आपका और हम सबका स्वागत करते हैं। देखिए ये है बात, भविष्य बनाने की बात आपने की, आप अध्यापक हैं, हाँ इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। हमारे पास जो हमारा संरचना है संस्थान की, हम रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो हम पीएचडी कराते हैं। तो पीएचडी के लिए एक टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे, आप लोग बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। आप नेट या गेट के थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू में। तो हम हर साल अपना जो रेगुलर कोर्स है उसमें 15 से 20 बच्चे लेते हैं और इसके अलावा हमारे पास समय समय पे भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, उसमें भी हम बच्चे लेते हैं। तो रफली 20 से 25 हम स्टूडेंट हर साल इनटेक करते हैं। तो लगभग आप जानते हैं एक पीएचडी करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, अच्छी पीएचडी करने में। तो हमारे पास लगभग 100 बच्चों के आसपास का एक पूल रहता है जिसमें हमारे पोस्ट डॉक भी रहते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है कि अगर हम लोगों को जागरूक करें कि हाँ ऐसा कुछ होता है। और मैं बताऊं आपको, हमारे जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं ना, जो पीएचडी कर चुके हैं, आज दुनिया के बड़े-बड़े जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट हैं या एटमॉस्फेरिक साइंस के जो इंस्टीट्यूट हैं, आप कोई भी उठा के देख लीजिए किसी की वेबसाइट, आपको एरीज का कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा। हाँ, वो बात से मैं आपके सहमत हूँ कि जो पॉपुलैरिटी एरीज की होनी चाहिए थी, वो उतनी पॉपुलैरिटी हमको नहीं मिल पाई है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो मंच मिले उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं ये आज काबी भाई ने बुलाया है, इस मंच का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है मेरा, आप भी शिक्षक हैं, कभी आइए, या ऐसा आप कर सकते हैं कि कुछ एक इवेंट आप प्लान कीजिए शहर में या कहीं दूर गाँव में भी। आप करिए, प्लान करिए और उसके बाद हमें बताइए कि हमारा ये इवेंट है, हम ये चाहते हैं और हमको आपकी मदद इस जगह पे चाहिए। तो मैं कहता हूँ हम कोशिश करेंगे और मदद करेंगे आपकी। जोरदार तालियां। देखिए, एक तो आपको बधाई इस चीज़ के लिए कि आप जिस तरह से जैसे मैंने पहले भी कहा कि केबीसी के मंच को आपने यूटिलाइज किया। यस, नॉर्मली क्या होता है, उन जगहों पे जब आदमी जाता है वो अपनी बात ज़्यादा करता है, और आपने अपने संस्थान को जिस तरह से आगे रखा, कम से कम, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और स्पेशली हमारे जैसे स्टेट के लिए, हम करोड़ों रुपए खर्च करते थे तो भी शायद पता नहीं चलता किसी को कि ऐसा कुछ है, और वहीं से आज देखिए आज इस मंच तक भी पहुंचे, तो वो एक चेन बन गई। तो मुझे लगता है कि वाकई में जब हम सबको ऐसे कभी भी मौका मिले तो हमें यूटिलाइज करना चाहिए बिल्कुल। इन चीज़ों को, बिल्कुल करना चाहिए, और बिल्कुल आप करना उसको बखूबी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपका धन्यवाद। तो बड़ी अच्छी बातचीत आपके साथ में रही और मैं चाहूँगा इसी तरह ये आपका संस्थान भी ग्रो करे, नए बच्चे भी उससे जुड़ें, हम जैसे लोग भी किसी तरह से उसमें जुड़ पाएँ और आउटरीच में मदद कर पाएँ, वो हम करेंगे। आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, और मैं हमारे श्री गुलाटी जी यहाँ पे मौजूद हैं अलोराज से, क्योंकि अब तो ये शहर एक्चुअली बेकरी के लिए जी, सबसे जी, पहले जी, और जी। चावल के लिए जाना जाता था, और अलोराज क्योंकि 70 साल पुराना ब्रांड है यहाँ का, और मैं क्योंकि कई शहरों में रहा हूँ तो कई बार जब मैं यहाँ से जाता था तो लोग कहते थे यार वो ले आना, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, सर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप माइक पे, और क्या कहना चाहेंगे? ये सेशन, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड द वे योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली यू आर वर्किंग फॉर इट। थैंक यू सो मच। अब मेरा आना सचमुच बहुत सफल हो गया। जो मुझे आपकी सारी बातें मैंने सुनी, सच कहता हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम थी, और अगर आप जैसे मेरे को नहीं मालूम थी तो हो सकता है हमारी युवा पीढ़ी को भी नहीं मालूम है। और मेरा यही आपसे कहना है कि अगर ये सारी चीज़ें आप हमारे बच्चों को आगे पहुंचाएं, और मेरे को लगता है कि वो भी इस फील्ड में आने के लिए तभी उनको मालूम चलेगा कि जब उनको पता चले इसमें स्कोप क्या है
और वो क्या क्या देश के लिए और विश्व के लिए कर सकते हैं। थैंक यू। सचमुच मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारी भी कोशिश यही है, यहाँ आने का मकसद यही है कि लोग जाने। एक बच्चा भी हमसे मोटिवेट हुआ तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। अब जब आप आए हैं तो आपके लिए एक भेंट। मैं उत्तराखंड हूँ,